क्या हुआ था जब 22 साल का एक नौजवान लड़का जिसका नाम रिचर्ड था, एक ऐसे सुनसान आइलैंड पर 20 साल तक फंसा रहा जिसका दुनिया के किसी भी नक्शे में कोई नामोनिशान नहीं था। 20 साल यानी 7,300 दिन। उसके पास न तो किसी से संपर्क करने का कोई जरिया था, न पीने का साफ पानी और न ही कोई उम्मीद। इस सुनसान टापू पर उसके साथ ऐसी खौफनाक घटनाएं घटी जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान की भी आंखों में आंसू आ जाए। तो रिचर्ड की ये सांसें रोक देने वाली सच्ची घटना और उसके 20 सालों के नरक हेल से वापस आने की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साल था 1945। तारीख और दिन एकदम सामान्य लग रहे थे। अमेरिका के बॉस्टन पोर्ट से एक ब्रिटिश कमर्शियल सेलिंग जहाज जिसका नाम नॉर्थम्बरलैंड था, अपनी यात्रा के लिए निकल चुका था। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। डेक पर ठंडी हवाएं चल रही थीं और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। इस जहाज की मंजिल थी सैन फ्रांसिस्को और इसका रास्ता दक्षिण प्रशांत महासागर साउथ पैसिफिक ओशन के सुनसान ट्रेड रूट से होकर गुजरता था। यह एक 2 मास्टेड स्कूनर जहाज था जिसका डेक लकड़ी का बना था और यह हवा के सहारे चलने वाला एक क्लासिक जहाज था। जहाज में खाने पीने का सामान, कमर्शियल माल और दुर्भाग्य से कुछ बारूद, गन पाउडर भी रखा हुआ था। जहाज पर कुल मिलाकर 20 से 25 लोग सवार थे, जिनमें 22 साल का नौजवान रिचर्ड लेस्ट्रेंज भी था। रिचर्ड के साथ उसके पिता आर्थर भी थे, जो इस जहाज के अनुभवी और शांत स्वभाव के क्रू कैप्टन थे। सफर के शुरुआती कुछ हफ्ते आराम से बीते। जहाज खुले समुद्र में अपनी रफ्तार से 8 से 10 नॉट की गति से आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ नीला समुद्र और शांत आसमान था। लेकिन सफर के 8वें दिन जब वे प्रशांत महासागर के बीचों बीच इंसानी बस्ती से हजारों किलोमीटर दूर थे, तभी अचानक जहाज के रसोई घर में एक चिंगारी भटकी। देखते ही देखते आग ने बारूद के बक्सों को अपनी चपेट में ले लिया। एक जोरदार धमाका हुआ, बूम, जिसने जहाज के परखच्चे उड़ा दिए। चारों तरफ धुआं, चीख पुकार और आग की लपटें थीं। क्रू मेंबर्स जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। कैप्टन आर्थर ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बेटे रिचर्ड को धक्का देकर एक छोटी सी लाइफ बोट में गिरा दिया और रस्सी काट दी। रिचर्ड की आंखों के सामने जहाज, उसके पिता और बाकी सभी लोग आग के गोले में तब्दील होकर समुद्र की गहराइयों में समा गए। वो मंजर इतना खौफनाक था कि रिचर्ड की रूह कांप उठी। अब वह इस विशाल समुद्र में एकदम अकेला रह गया था। नॉर्थम्बरलैंड जहाज अब पूरी तरह डूब चुका था और अपने पीछे छोड़ गया था मलबे का ढेर और एक छोटी सी नाव में सहमे हुए रिचर्ड को। उसके पास सुरक्षा के नाम पर उस छोटी नाव में बस कुछ रस्सियां, एक सीफिंगल और नाम मात्र का खाना पानी था। अगले 3 दिन रिचर्ड के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। खुले समुद्र में ऊपर से बरसती सूरज की आग और नीचे खारा पानी। दिन की धूप उसकी चमद्दी को जला रही थी और रात की ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों तक को कंपा देती थीं। प्यास से उसका गला सूख कर कांटा हो चुका था। उसे हल्लुसिनेशंस होने लगे थे। उसे लगता जैसे कोई उसे बुला रहा है, लेकिन वहाँ सिर्फ लहरों का शोर था। तीसरे दिन की सुबह जब उसकी उम्मीद लगभग दम तोड़ चुकी थी, उसने धुंधली आंखों से क्षितिज पर एक काला धब्बा देखा। पहले उसे लगा कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे जैसे लहरें उसे आगे ले गईं, उसे यकीन हो गया वह एक आइलैंड था। उसने अपनी बची खुची ताकत इकट्ठा की और पागलों की तरह नाव को उस दिशा में खेना शुरू किया। यह टापू था लूनी आइलैंड। यह एक ऐसा वीरान टापू था जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। यह आइलैंड दिखने में जितना शांत था, असल में उतना ही खतरनाक और रहस्यमयी था। इंसानी बस्ती से हजारों मील दूर, जहां मदद की कोई गुंजाइश नहीं थी। रिचर्ड ने रेत को चूमा, लेकिन जब उसने सिर उठाकर चारों तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि यहाँ तो सन्नाटा चीख रहा है। दूर दूर तक कोई इंसान, कोई घर या धुएं का नामो निशान नहीं था। वह जोर जोर से चिल्लाया, हेलो, हेल्प! लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल से पक्षियों के उड़ने की आवाज आई। वह समझ गया कि यहाँ जिंदा रहना समुद्र में मरने से भी ज्यादा कठिन होने वाला है। द्वीप पर रिचर्ड का पहला दिन ढलने लगा था और अब सामना होने वाला था उस आइलैंड की डरावनी रात से। वह एक शहर का लड़का था जिसने कभी जंगल की असलियत नहीं देखी थी।
जैसे ही सूरज डूबा, आइलैंड पर घुप अंधेरा छा गया, ऐसा अंधेरा जो उसे निगलने को तैयार था। जंगल के अंदर से अजीबोगरीब जानवरों की आवाजें, कीड़े मकोड़ों की भिनभिनाहट और अनजान सायों ने उसे दहशत से भर दिया। उसके पास छिपने के लिए कोई घर या शेल्टर नहीं था। डर के मारे उसने समुद्र किनारे रेत में एक गड्ढा खोदा और खुद को उसमें छिपा लिया। वह पूरी रात एक एक पल गिनकर जागता रहा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उसके सामने सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी थी, वाटर। चारों तरफ अथाह समुद्र का पानी था, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। खारा पानी पीना मतलब मौत को दावत देना। उसका गला सूख रहा था, होंठ फट चुके थे। उसने कल रेत पर जो हेल्प लिखा था उसे रात की लहरों ने मिटा दिया था। रिचर्ड ने हार नहीं मानी। उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और बीच की एक ऊंची जगह पर, जहां पानी न पहुंच सके, एक बहुत बड़ा हेल्प सिग्नल फिर से बनाया। वह किनारे पर बैठकर घंटों क्षितिज को ताकता रहा कि शायद कोई जहाज दिखे, लेकिन सिवाय नीले पानी के कुछ नहीं था। तभी उसे जंगल के अंदर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसने कल रात भी सुनी थी। डरते डरते वह जंगल की तरफ बढ़ा। वहां जाकर उसने देखा कि जमीन पर एक बड़ा सा नारियल गिरा हुआ था। यह देख उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पागलों की तरह उस नारियल को पत्थर पर पटक पटक कर तोड़ा और उसका पानी पिया। वह पानी उसकी जिंदगी का सबसे मीठा पानी था। उसने वहां से और नारियल जमा किए, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि यही उसे जिंदा रखेंगे। नारियल से प्यास तो बुझ गई थी, लेकिन अब उसे आग चाहिए थी, सिग्नल देने के लिए और खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए। रिचर्ड ने बचपन में टीवी और किताबों में पढ़ा था कि 2 लकड़ियों को रगड़ने से आग पैदा होती है। उसने 2 सूखी लकड़ियां उठाई और उन्हें आपस में रगड़ना शुरू किया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बीत गए। वह लगा रहा, पसीने से लथपथ। घर्षण की वजह से उसकी हथेलियों की खाल उधड़ गई, खून रिसने लगा, छाले पड़ गए, लेकिन सूखी लकड़ी से धुएं की एक लकीर तक नहीं निकली। हताशा, दर्द और अकेलेपन का गुब्बार फूट पड़ा। वह जोर से चिल्लाया, रेत पर लात मारी और फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सुनने वाला वहां कोई नहीं था, सिवाय खामोश पेड़ों के। लेकिन रोने के बाद उसे एहसास हुआ कि टूटने से काम नहीं चलेगा। दिन के समय समुद्र किनारे की रेत इतनी गर्म हो जाती थी कि नंगे पैर चलना अंगारों पर चलने जैसा था। उसके कपड़े तो थे, लेकिन जूते जहाज पर ही रह गए थे। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे। रिचर्ड ने फैसला किया कि वह अपने लिए जूते बनाएगा। उसने पेड़ की छाल, कुछ मजबूत पत्ते और रस्सियों के टुकड़ों को मिलाकर एक टेम्पररी जूता तैयार किया। अब बारी थी सिर छिपाने की जगह बनाने की। रात की ठंडी हवा और ओस से बचने के लिए उसने पेड़ों की बड़ी डालियों और चौड़े पत्तों को मिलाकर एक छोटा टूटा फूटा शेल्टर बनाया। उस छोटी सी झोपड़ी में बैठकर उसने अपनी पहली व्यवस्थित रात बिताई, यह सोचकर कि कल शायद कोई चमत्कार हो जाए। दोस्तों, कहानी अभी और भी ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली होने वाली है। रिचर्ड के सामने अभी 20 साल का लंबा संघर्ष बाकी है। अगर आपको रिचर्ड की हिम्मत और यह कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को अभी ज्वाइन करें और लाइक जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप यह वीडियो किस शहर या देश से देख रहे हैं। हमें जानकर बहुत खुशी होगी। चलिए अब देखते हैं आगे क्या हुआ। 1 हफ्ता बीत चुका था। रिचर्ड अब तक अकेलेपन का आदी होने लगा था। वह कभी पत्थरों से बात करता तो कभी समुद्र की लहरों से। उसका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा था। लगभग 7 दिन बाद जब वह समुद्र किनारे उदास बैठा किसी जहाज का इंतजार कर रहा था, तभी उसकी नजर पानी में तैरती हुई एक अजीब सी चीज पर पड़ी। लहरें उसे किनारे की तरफ धकेल रही थीं। जब वह चीज पास आई तो रिचर्ड के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जहाज के ही एक सहयात्री की लाश थी। पानी में इतने दिन रहने की वजह से लाश फूलकर सड़ चुकी थी। चेहरा पहचानने लायक नहीं था और उससे बदबू आ रही थी। रिचर्ड डर के मारे पीछे हट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन फिर उसे ख्याल आया शायद इस लाश के पास कुछ ऐसा हो जो उसकी जान बचा सके। उसने अपनी नाक पर कपड़ा बांधा और कांपते हाथों से लाश की जेबों की तलाशी लेनी शुरू की। और सच में उसे लाश की पैंट की जेब में 2 अनमोल खजाने मिले, एक सिगरेट लाइटर और एक छोटी पॉकेट नाइफ। यह उसके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था। रिचर्ड ने इंसानियत दिखाते हुए एक गहरा गड्ढा खोदा और उस अनजान साथी को उस सुनसान टापू की मिट्टी में दफन कर दिया।
उस चाकू ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब नारियल छीलना, लकड़ियां काटना और शेल्टर को मजबूत बनाना आसान हो गया था। वह चाकू को एक लंबी लकड़ी के आगे बांधकर भाला बनाता और घंटों पानी में खड़ा रहकर मछलियों का शिकार करने की कोशिश करता। शुरुआत में वह असफल रहा, लेकिन भूख ने उसे सब सिखा दिया। लाइटर को उसने धूप में सुखाया और डरते डरते उसे जलाया और वह जल उठा। अब उसके पास आग थी। उसने तय किया कि वह इस आग को बुझने नहीं देगा। दिन में वह गीली लकड़ियां और पत्तियां डालकर गाढ़ा धुआं करता ताकि कोई प्लेन या जहाज देख ले, और रात में आग उसे जंगली जानवरों से बचाती। मछलियों और केकड़ों को भूनकर खाने से उसके शरीर में थोड़ी ताकत वापस आने लगी थी। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। रिचर्ड का हुलिया अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके बाल और दाढ़ी बढ़कर जंगली इंसानों जैसे हो गए थे। कपड़े फटकर चिथड़े हो चुके थे। वह अक्सर सोचता, क्या मैं यहीं बूढ़ा होकर मर जाऊंगा। एक दोपहर उसने तय किया कि वह आइलैंड के बीचों बीच स्थित ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ेगा। उसे देखना था कि क्या सच में यह टापू वीरान है या शायद दूसरी तरफ कोई बस्ती हो। पहाड़ घना और पथरीला था। चढ़ते वक्त एक नुकीले पत्थर से उसका पैर बुरी तरह कट गया। खून की धार बह निकली। दर्द से वह कराह उठा, लेकिन रुका नहीं। उसने अपनी फटी हुई पैंट का एक टुकड़ा फाड़ा, कुछ औषधीय पत्ते उस पर रखे और घाव पर कस कर बांध लिया। लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वह चोटी पर पहुंचा। वहां से जो नजारा दिखा उसने उसका दिल तोड़ दिया। चारों तरफ सिर्फ नीला समुद्र था, कहीं भी जमीन का कोई टुकड़ा नहीं। वह पूरी तरह से एक आइसोलेटेड जगह पर कैद था। लेकिन तभी उसकी नजर दूर क्षितिज पर एक धुंधली सी आकृति पर पड़ी। वह एक और आइलैंड जैसा लग रहा था। रिचर्ड के मन में फिर से उम्मीद जागी, शायद वहां लोग हों। वह लंगड़ाते हुए नीचे आया। उसने अपनी पुरानी लाइफ बोट, जो अब काफी जर्जर हो चुकी थी, उसकी मरम्मत की। वह उस दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वह किनारे से कुछ ही दूर गया था कि समुद्र की लहरें भयानक हो गईं। एक विशाल लहर ने उसकी छोटी सी नाव को खिलौने की तरह हवा में उछाला और पलट दिया। रिचर्ड पानी में गिर गया। नाव का एक भारी हिस्सा उसके सिर से टकराया। उसे चक्कर आने लगा। वह डूबने ही वाला था कि किसी तरह हाथ पांव मारकर, मौत से लड़कर वह वापस उसी टापू के किनारे पर आ गिरा। उसकी नाव बह गई थी। अब यहाँ से निकलने का वह आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका था। उस हादसे के बाद रिचर्ड समझ गया था कि समुद्र से लड़ना अभी मुमकिन नहीं है। उसने स्वीकार कर लिया कि यह टापू ही अब उसका घर है। अगले 3 साल उसने खुद को यहाँ के माहौल में ढालने में लगा दिए। उसने जंगल को साफ करके एक बेहतर और मजबूत घर बनाया, जिसमें बारिश का पानी जमा करने का सिस्टम भी था। अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक दिन जब वह समुद्र किनारे उदास बैठा था, उसने देखा कि एक बड़ा समुद्री पक्षी घायल होकर रेत पर पड़ा है। शायद वह भी किसी तूफान का शिकार हुआ था। रिचर्ड उसके पास गया। आम तौर पर वह उसे मारकर खा जाता, लेकिन उस दिन उसे उस पक्षी में अपना दर्द दिखा। उसने पक्षी को उठाया, जड़ी बूटियों का लेप लगाकर उसके पंख का इलाज किया और उसे अपने हिस्से का खाना खिलाया। धीरे धीरे पक्षी ठीक हो गया, लेकिन वह उड़कर कहीं गया नहीं। वह रिचर्ड के साथ ही रहने लगा। रिचर्ड ने उसका नाम रखा और उससे बातें करने लगा। वह उससे अपनी माँ की, अपने स्कूल की और अपनी पुरानी जिंदगी की बातें करता। यह एक मूक दोस्ती थी जिसने रिचर्ड को इंसान बनाए रखा। इन 3 सालों में उसने खुद को जंगल का राजा बना लिया था। उसे पता था कि कौन सा फल जहरीला है, कब बारिश होगी और मछली कहाँ मिलेगी। लेकिन अंदर ही अंदर एक डर उसे सताता था। क्या दुनिया उसे भूल चुकी है? उसके परिवार ने शायद मान लिया होगा कि वह मर चुका है। यह ख्याल उसे रातों को सोने नहीं देता था। समय का पहिया घूमता रहा। 5 साल, 8 साल और फिर 10 साल बीत गए। अब रिचर्ड की उम्र 32 साल के आसपास थी, लेकिन वह किसी 50 साल के बुजुर्ग जैसा दिखता था। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। त्वचा धूप से झुलसकर काली पड़ गई थी और दाढ़ी उसकी छाती तक आती थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी याददाश्त अब धुंधली होने लगी थी। वह कोशिश करता, लेकिन उसे अपनी माँ का चेहरा याद नहीं आता। वह रेत पर उनकी तस्वीर बनाने की कोशिश करता, लेकिन लकीरें गड़बड़ा जाती। वह अपना खुद का नाम भूलने लगा था। कभी कभी जब वह शांत पानी में अपना प्रतिबिंब देखता तो चौंक उठता। क्या मैं इंसान हूँ या कोई जानवर? अपनी भाषा को जिंदा रखने के लिए वह खुद से जोर जोर से बातें करता, चिल्लाता, ताकि शब्द उसकी जुबान से गायब न हो जाएं। उसने एक गुफा की दीवार पर कोयले से पूरे टापू का नक्शा बना रखा था और हर दिन के लिए एक लकीर खींचता। यह टापू अब उसका साम्राज्य था।
और वह यहाँ का अकेला कैदी। उसकी हड्डियों के जोड़ों में अब दर्द रहने लगा था। शिकार करना पहले जैसा आसान नहीं था। फिर एक दिन एक छोटी सी घटना ने सब बदल दिया। समुद्र की लहरों में बहकर प्लास्टिक की एक खाली शैम्पू की बोतल किनारे पर आई। रिचर्ड ने उसे उठाया। उस पर लिखी मैन्युफैक्चरिंग डेट पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोतल हाल ही की थी। उसे समझ आया कि बाहर की दुनिया अभी भी चल रही है, लोग जी रहे हैं और 15 साल बीत चुके हैं। उस प्लास्टिक के टुकड़े ने उसके अंदर सोई हुई आग को फिर से भड़का दिया। उसने खुद से कहा, मैं यहाँ मरने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। उसे एहसास हुआ कि कोई उसे बचाने नहीं आएगा, उसे खुद अपनी जान बचानी होगी। उस शैम्पू की बोतल ने रिचर्ड को एक नया मकसद दे दिया था। उसने तय किया कि वह एक ऐसा विशाल और मजबूत राफ्ट बनाएगा जो समुद्र की सबसे ऊंची लहरों को भी झेल सके। यह कोई जल्दबाजी का काम नहीं था। उसने जंगल से सबसे मजबूत लकड़ियां काटी, उन्हें सुखाया ताकि वे पानी में हल्की रहें। उसने पेड़ों की लताओं और रस्सियों को गूंथकर इतना मजबूत बनाया कि वे टूटे नहीं। समुद्र से बहकर आए टायरों और प्लास्टिक के डिब्बों का इस्तेमाल उसने बेड़े को तैरने में मदद देने के लिए किया। खाने के लिए उसने सैकड़ों मछलियों को धूप में सुखाकर ड्राई फिश बनाया। नारियल के बोरों को जमा किया और प्लास्टिक की बोतलों में महीनों का बारिश का पानी इकट्ठा किया। अब वह आइलैंड पर 20 साल पूरे कर चुका था। वह दिन आ गया जब उसे इस नरक और घर दोनों को अलविदा कहना था। जिस टापू ने उसे 20 साल तक पनाह दी, उसे छोड़ते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सुबह सूरज को नमस्कार किया, अपने पक्षी दोस्त को याद किया जो अब शायद नहीं था, और अपनी विशाल राफ्ट को समुद्र में उतार दिया। इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले 10 दिन वह शांत समुद्र में आगे बढ़ता रहा। हवाएं उसके अनुकूल थीं। जिस आइलैंड पर वह 20 साल रहा, वह धीरे धीरे क्षितिज में गायब हो गया। अब चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, नीला, गहरा और डरावना। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है। बस वह सूरज और तारों की दिशा के सहारे आगे बढ़ रहा था। उसे लगा था कि शायद कुछ दिनों में कोई जहाज मिल जाएगा, लेकिन समुद्र की खामोशी कुछ और ही इशारा कर रही थी। समुद्र में 25 दिन बीत चुके थे। रिचर्ड का बेड़ा अब लहरों के थपेड़ों से कमजोर पड़ने लगा था। उसका जमा किया हुआ पानी खत्म होने की कगार पर था और सूखी मछलियां सड़ना शुरू हो गई थीं। 30वें दिन तक आते आते उसकी हालत अधमरी हो गई। शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह अपना हाथ उठा सके। धूप ने उसकी खाल को जलाकर रख दिया था। एक रात उसने आसमान में एक प्लेन को उड़ते हुए देखा। उसने अपनी पूरी जान लगाकर हाथ हिलाया, चिल्लाया, लेकिन इतनी ऊंचाई से उस छोटे से बेड़े को देखना नामुमकिन था। प्लेन चला गया और उसके साथ ही रिचर्ड की उम्मीद भी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह मौत का इंतजार करने लगा। उसे लगा कि 20 साल की तपस्या बेकार गई। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। 35वें दिन की सुबह जब वह बेहोशी की हालत में बेड़े पर पड़ा था, दूर एक रेस्क्यू सबमरीन किसी और मिशन पर जा रही थी। पनडुब्बी के क्रू ने दूरबीन से देखा कि समुद्र के बीचों बीच लकड़ियों का एक अजीब सा ढांचा तैर रहा है। यह क्या है? यहाँ कौन हो सकता है? इसी कौतूहल में वे पास आए। जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक इंसानी कंकाल जैसा शरीर उस बेड़े पर पड़ा था। लंबी जटाएं, सूखी चमड़ी, लेकिन सांसें चल रही थीं। वह रिचर्ड था। उन्होंने उसे तुरंत रेस्क्यू किया। जब रिचर्ड को होश आया और उसने इंसानी चेहरे देखे तो वह फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। 20 साल बाद वह घर वापस जा रहा था। यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक इंसान 20 साल तक अकेले जिंदा रह सकता है। बाद में इस पर एक किताब लिखी गई जो बेस्ट सेलर बनी। रिचर्ड की यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि जब तक सांस है तब तक आस है। तो दोस्तों, यह थी रिचर्ड की अकल्पनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाली सर्वाइवल स्टोरी। 20 साल अकेले मौत से लड़कर वापस आना। यह साबित करता है कि इंसानी हौसले के आगे बड़ी से बड़ी मुसीबत भी घुटने टेक देती है। रिचर्ड ने कभी हार नहीं मानी और यही उसकी जीत की वजह बनी। अगर इस कहानी ने आपके भी दिल को छू लिया है और आपकी आंखों में भी नमी आ गई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जज्बे को महसूस कर सकें। और ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।